बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैम स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नए बजट के ऊपर डिस्कशंस भी हो रही हैं और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पार्लियामेंटेरियन लेवल के ऊपर मीटिंग्स भी की जा रही हैं कि आने वाला जो बजट है उसके खदोखाल क्या होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब। आप रुकन कौमी असम्बली के कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मुख्तलिफ जो कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, उनके अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, खासकर फाइनेंस की जो कमेटी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके भी आप मेंबर हैं। एक कमेटी को आप हेड भी करते हैं। फॉर्मर चेयरमैन हैं आप FBCCI के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और आप इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलर लिखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर मीडिया के अंदर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं पहले कि आपका जस्ट गिव मी योर व्यू कि इस वक्त जो हमारे माशी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए बजट, किस किस्म का बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आने वाला बजट मैं ये नहीं कहूँगा बिज़नेस फ्रेंडली होगा या गरीब दोस्त होगा जो हर साल बजट पे तज़िया करते वक़्त कहा जाता है। अभी जो सिचुएशन है 640 अरब रुपए शॉर्टफॉल है रेवेन्यू कलेक्शन का। यानी जो टारगेट दिए गए थे उसमें अगर पूरे साल को शामिल करें, जो जून तक होगा, तो वो 700 के करीब, 750, 800 भी हो सकता है शॉर्टफॉल है। अब ये रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की मद में जो टैक्स लगाया हुआ है उससे वो वसूल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ साथ IMF को रिवाइज करने की भी रिक्वेस्ट है कि जी वॉर की वजह से, जंग की वजह से जो इकोनॉमी सुस्त हुई है, जिससे GDP भी आपकी वो नहीं है जो आपने फोरकास्ट की थी 3.5-4%, आप 2.5% की GDP एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिवाइज किया जाए टारगेट। अब डिपेंड करता है, IMF की टीम आ गई है, उसके मुज़ाकरात होंगे, उसमें हमें भी बुलाया जाता है और प्राइवेट सेक्टर को फेडरेशन से भी वो डिस्कस करते हैं और फिर ये देखते हैं कि हुकूमत की जो रिफॉर्म्स की गई थी वो किस तरह से मददगार साबित हुई और जो शॉर्टफॉल है वो किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो अच्छा आने डॉक्टर वाला साहब, बजट सॉरी आपको वो कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ ये जो वॉर है मिडिल ईस्ट के अंदर वही एक वजह है शॉर्टफॉल की? हमारे यहाँ ये जो बजट का खसारा है उसकी वही वजह हो सकती है, या डू यू थिंक कि कोई इंटरनल मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट का मईशत के हवाले से या माली जो हमारी पॉलिसी है उसके हवाले से कोई उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है आपको? देखिए, वार के तो इतने ज्यादा असरात नहीं है। वार तो अभी 1-1.5 महीना पहले हुई है और उसके इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आएगा। इसमें जो आपकी है इकोनॉमी पे, वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपके टारगेट्स नहीं अचीव हुए, सर्विस सेक्टर्स में भी पिछली बार भी टारगेट अचीव नहीं हुए थे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछली बार भी टारगेट नहीं हुए थे। तो उसकी वजह से सिवाय लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसने अच्छा परफॉर्म करा है, बाकी जगहों पे जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ शोबों में बेहतरी भी आई है। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें बेहतरी देखने में आई है। हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो प्लस में रहा है। हमारा तिजारती खसारा बढ़ा है क्योंकि पेट्रोल की जो बिल है वो तकरीबन $2 बिलियन से इजाफी हुआ है। उसके साथ तिजारती खसारा जब बढ़ेगा तो आपके डिप्लीट्स होंगे फॉरेन रिजर्व्स, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे दबाव बढ़ा सकते हैं जिससे पाक रुपीस पे दबाव आ रहा है। रेमिटेंसेस, अल्लाह का शुक्र है, इतनी बातें जो हुई, जो गल्फ में वॉर की सिचुएशन थी जिससे वहाँ प्रोडक्शंस बंद हुई है, कंस्ट्रक्शन के मंसूबे रुक गए हैं, उसके बावजूद रेमिटेंसेस हमारी हम अप्रैल के महीने तक शानदार रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि $40 अरब का जो पिछली बार हमारा रेवेन्यू
जो रेमिटेंसेस मिली थी हमें, इस बार भी वो आसानी से हमारा 40 अरब तो हो जाएगा, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा ज़ायद होगा। तो करंट अकाउंट हमारा प्लस है, प्राइमरी बैलेंस हमारा बेहतर है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है क्योंकि इम्पोर्ट बिल बढ़ा है और एक्सपोर्ट रफ्तार से नहीं बढ़ी। रेमिटेंसेस वो ही हैं। एफडीआई में कमी आई है, लेकिन 1.7 1.6 फिर भी बिलियन डॉलर जो है वो अचीव किया गया है। और रिजर्व्स को कोशिश कर रही है हुकूमत उस लेवल पे रखे 15-16 बिलियन के जो स्टेट बैंक के हैं, और उसमें 1.3 बिलियन अभी आईएमएफ का आना है जिसकी अप्रूवल हो गई है। और जो यूएई को हमने पे किया था वो सऊदी अरब ने वो क्वांटम, वो अमाउंट हमको दिया है ताकि हमारे रिजर्व जो हैं वो ज्यादा डिप्लीट ना हो। लेकिन रुपये पे दबाव है, लेकिन अभी तक दुबई को हमने रुपये को वही 278 की सतह पे रखा है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इसको हम थोड़ा सा फ्री छोड़ें तो ये 280 से ऊपर जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में कमी आई है, उसकी बड़ी वाज़ेह रीजन है कि ये जो जंग है इसमें जो सीज फायर हो रही थी वो अब होते होते जंग में फिर इशारे जंग के मिल रहे हैं। अब ये देखें, अल्लाह करे कि ये डोनाल्ड ट्रंप चाइना आज पहुंचे हैं, उनका दौरा और खत्ते की सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने ईरान वॉर को भी डिस्कस करना है और पाकिस्तान का मीडिएटर रोल भी वहां पे डिस्कस होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन टेंस इसमें कमी आती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि एनर्जी की जो इस वक्त सूरत हाल है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, आवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है कि परेशानी भी है और गम गुस्सा भी है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। हमारी जो सप्लाई चेन थी वो बाकी दुनिया की तरह उस तरह से नहीं टूटी। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट वाज़ सेइंग कि हम फ्लैग, हमारे फ्लैग से लोगों ने शिप्स अपने वहाँ से निकाले। तो कैसे देखते हैं आप इस ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाया गया है? देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस हमारे यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बढ़ा है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, फर्नेस ऑयल, क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है। हम रोज की बंद होने की वजह से तो कीमत बढ़ रही है। हमारे यहाँ जो कीमत बढ़ा रहे हैं वो इंटरनेशनल प्राइस क्या है? इंटरनेशनल प्राइस 100 से ऊपर चली गई है, जो $70 होती थी, और 100 से ऊपर में भी अगर आप देखें तो एक तो 17-16 तक गई थी, फिर वापस आई है। लेकिन फिर जब जंग के बादल छा रहे हैं तो अब ये फिर बढ़ना शुरू हुई है। तो हम थंब रूल ये है और आईएमएफ की भी यही डायरेक्शन है कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़े वो पास ऑन करे कस्टमर्स को। आप उसमें कोई सब्सिडी बिल्कुल नहीं दी जा सकती, उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, उसमें कोई अपने पास से उनको कोई सपोर्ट नहीं दी जा सकती। तो एक तो ये फार्मूला बिल्कुल है कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं उतनी यहाँ पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्रूड की जरूरत है कि नहीं है, क्रूड पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसमें आपकी बात फिर खत्म हो जाती है कि पाकिस्तान में वेसल जो है आने दी जा रही है। एलएनजी में भी आपको पता, कतर ने एलएनजी की प्रोडक्शन बंद कर दी थी और पाकिस्तान के जो हमारे 3 कार्गो थे वो आने थे, तो फिर हमें स्पॉट पे जाने की जरूरत पड़ी और हम इंटरनेशनल मार्केट में $18 फी MMBTU में लेने जा रहे थे, लेकिन फिर रिजेक्ट कर दिया हुकूमत ने, कितना महंगा नहीं लेंगे, ये हमारा $8-9 का जो सौदे हैं वो सुनने में आया कि कतर एलएनजी की दोबारा प्रोडक्शन शुरू करके वो सौदे हमारे ऑनर करने को तैयार है, जिससे हमें एक बड़ा अमाउंट जो प्राइस की मद में हमें बच जाएगा। लेकिन अफराते दर बढ़ा है, अफराते दर 10.9 पे पहुंच गया है। अफराते दर बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है, खाने पीने की अशिया बढ़ी हैं, फ्रेट बढ़ा है, किराए बढ़े हैं, आटे की कीमतें बढ़ी हैं, अजनास की कीमतें बढ़ी हैं,
बाहर से एडिबल ऑयल आता था, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, और ये सब चीजों ने इम्पैक्ट फूड बास्केट पे डाला है। तो किराया, ट्रांसपोर्ट, फूड बास्केट जो है आपकी, वो सीपीआई का मेन जुज है जो बढ़ा है, और उससे महंगाई में इजाफा हुआ 10.9% की, और यही वजह है मॉनेटरी पॉलिसी में 1% पॉलिसी रेट बढ़ाया है, जो 10.5 से 11.5 कर लिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये मजीद ऊपर जा सकता है पॉलिसी रेट, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से ही आप इन्फ्लेशन को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी। उसमें फाइनेंशियल लागत जो है, माली लागत जिसको कहते हैं, वो मार्कअप के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जो है आपकी मुतासिर होगी। तो ये सब चीजें हैं जो सनत को इसका इसके चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। लेकिन आने वाला वक्त में हमारी कोशिश ये है कि सुपर टैक्स में कमी लाई जाए, कारपोरेट टैक्स में कमी लाई जाए, और ये जो कारपोरेट टैक्स 60% पे पहुंच गया है, इसको कम किया जाए, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। और सुपर टैक्स भी वो तैयार नहीं है मानने के लिए, जो 10% लगाया गया है। तो उनकी प्रेजेंटेशंस हुई हैं यहाँ पे औरंगजेब साहब से, चेयरमैन एफबीआर वगैरह से, हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू, स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स में भी उसकी प्रेजेंटेशनें हुई हैं। तो कोशिश यही होगी कि सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि पिछली बार बकौल औरंगजेब साहब के ये ज्यादा टैक्सेस लग गए हैं सैलरी क्लास को, और वो कहते हैं जिसका मुझे भी एहसास है और तकलीफ है। So do you think कि कारपोरेट सैलरी कम क्लास के करेंगे। लिए, यानी सैलरीज के ऊपर इस दफा टैक्स नहीं लगेगा? देखिए, रिकमेंडेशन तो हैं, लेकिन अब वो आईएमएफ का डेलीगेशन आ गया है। वो सब चीजें जो हम करना चाहते हैं वो आईएमएफ से अप्रूवल लेना होगा, और वो आईएमएफ अगर मानती है तो ही फिर कर देगा। बहुत सारी चीजें हैं हम बिल पास कर रहे हैं, वो आईएमएफ की प्री रिक्विजिट थी, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बिल पास करा हमने हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट का बिल पास करा, हमने एग्जिम बैंक का बिल पास करा, हमने फोक्लोजर लॉज हैं जो हाउस फाइनेंसिंग में बैंकों को पावर दी जा रही है, तो वो भी बिल हम आज डिस्कस करते रहे, कल इंशाल्लाह पास हो। ये सब वो चीजें हैं जो आईएमएफ ने भी अपने रिफॉर्म्स मद में हमसे एग्री करी हैं, और ये हमसे एग्री करवाया है, और इन सब चीजों को इंशाल्लाह बजट में लाके फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आईएमएफ से अगर हमने बजट की अप्रूवल लेनी है, तो इसके ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा दफा सवाल भी हो चुका है, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर डेकेड्स सिंस वी फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट टू आईएमएफ इन 1950s, कि क्या हमारी माशी जो एक खुद मुख्तारी है, आज़ादी है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, क्या वो कंप्रोमाइज नहीं होती है, और क्या वो हमारी अंदरूनी जो जिसको हम कहते हैं मामलात मईशत से रिलेटेड, उसमें क्या इसको हम मुदाखलत नहीं करार देंगे? आईएमएफ से जो भी अप्रूवल्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उनकी डायरेक्शंस होती हैं, उनकी डायरेक्शंस पे जो टैक्सेस लगते हैं, सब्सिडीज को विड्रॉ किया जाता है, मोस्ट ऑफ देम ठीक भी होती हैं, अच्छी होती हैं, जो कि गवर्नमेंट को खुद करनी चाहिए, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स। देखिए, ये बात आप जहन से निकाल दें कि आईएमएफ प्रोग्राम में है, और अपनी खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी और आज़ादी एंड इंडिपेंडेंस आप पॉलिसियां बना रहे हैं, ये नहीं हो सकेगा। मैं उन तमाम मीटिंगों में शिरकत करता रहा हूँ। आईएमएफ ने बड़ा वाज़े रिफॉर्म्स एजेंडा भी दिया है, और कुछ उनकी शराइत हैं। जितने मैंने ये बिल्स पास किए हैं और होने वाले हैं, ये सब आईएमएफ से हमने एग्री किया हुआ है, तो हम इससे इनराफ नहीं कर सकते। हमने कर्जा लिया है, लिहाजा हम पाबंद हैं उस शराइत के जो आईएमएफ के साथ हमने की है।
تو اس میں یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری خود مختاری کہاں گئی, ہماری ساورنٹی کہاں گئی, بھائی وہ جس دن آپ نے قرضہ لیا ہے اس کا مطلب اس دن جی وہ بالکل ڈاکٹر آپ صاحب, نے پھر کمپرومائز اس کا کیا. تو مطلب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری تینوں بڑی جو جماعتیں تھیں, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی بعد میں پی ٹی آئی والے پٹتے رہے, یار آپ نے اسد عمر کو جو ہے نا وہ کوستے رہے کہ آپ نے تو 9 مہینے ضائع کر دی, آپ کو تو پہلے جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس. اینڈ الٹیمیٹلی ہیز ٹو موو آؤٹ آف دا فائنانس منسٹری, اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو جو ہے ہم نے واپس لے آئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. آپ لوگ جو تھے, ظاہر آپ کی گورنمنٹ جو ہے, مطلب ابھی آپ لوگ اتحادی ہیں, نیچرلی یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن آپ یہ سارا کچھ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ 3 پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں دے کین ناٹ سروائیو فائنینشلی اکنامکلی وداؤٹ دا سپورٹ اینڈ دا ڈائریکشن آف دا آئی ایم ایف. تو پھر معاملات چلیں گے کیسے؟ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف جو ہے دنیا میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اکانومیز میں یا ملکوں میں آئی ایم ایف گیا ہے, وہاں پہ ممالک کی اکانومی بہتر نہیں ہوئی ہے اتنی جلدی جس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے خرچہ کم کر, آئی ایم ایف کہتا ہے ریونیو بڑھائیں, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو آپ کا لا ہے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 60% اب جی ڈی پی سے اوپر نہ جائیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 14 تک لے کے جائیں, جو بھی 9 ہے, کیونکہ آپ کا بہت چھوٹا بیس ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائے نہیں ہیں, ریٹیلر آپ کو ٹیکس نیٹ میں آیا نہیں ہے, آپ انڈسٹری کے اوپر ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں آئی ایم ایف جو کہتا ہے یہ حقیقت ہی ہیں, یہ وہ فلاز ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس بیس نہیں بڑھا ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھا ہے ہمارا, ٹیکس ٹو انویسٹمنٹ نہیں بڑھا, ٹیکس ٹو سیونگ نہیں بڑھی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے بہتر بنانی ہے, تو وہ تو آئی ایم ایف سے ہم نے ایگری بھی کیا ہے اور آئی ایم ایف کرائے گا بھی ریفارمز کی مد میں, اور آپ کو کرنا بھی ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے کرنے سے ہاتھ تو کٹتے ہیں آپ کے, لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ تو ہے. آپ کے ریونیو بڑھتا ہے, آپ کے اخراجات کم ہوتے ہیں, آپ کے آسٹریٹی میجرز لیے جاتے ہیں, آپ کے انکم ریونیو کی جو ہے وہ بڑھتی ہے, آپ کے ٹیکس بیس بڑھتا ہے. تو یہ تو اکانومی کے لیے بہتر ہے. جو چیزیں پہلے کرنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی, تو یہ آپ کا اکانومی کے نقائص ہیں جن کو آئی ایم ایف کہتا ہے اب آپ کریں ریفارمز کے ٹھیک ہے, تو مد. ڈاکٹر صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو یہ لیٹ اس سے کہ ہم جنرل مشرف مرحوم کی 2002 کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہم کہہ دیتے ہیں, 3 سال جنرل مشرف صاحب کے چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے لے کے ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 24 سال ہو چکے ہیں, اور اس میں کاف لیگ, پیپلز پارٹی, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی, اب پی ایم ایل این, پہلے بھی کچھ عرصہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. تو who could be held responsible جس جگہ آج ہماری معیشت پہنچ چکی ہے, اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ضروری سمجھتی ہے کوئی حکومت اور اس کے پاس جاتی ہے اس پروگرام کو اپنانے کے لیے, اس سے معاہدہ کرنے کے لیے, تو وہ حکومت اسی دن ایگری ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے تمام شرائط مانیں گے, اور یہ تمام چیزیں جو آئی ایم ایف کی ہیں پری ریکویزٹ وہ کریں گے, اور وہ سب حکومتوں نے کیا ہے. تو کوئی حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی, اس میں سب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمپرومائز کر کے ان چیزوں پہ جن کو چیلنجز کہا جاتا ہے انہوں نے ایگری کرا معاہدے میں, اور اس پہ عمل درآمد کرایا گیا ہے اور حکومتوں نے کرا ہے. تو کسی ایک حکومت کو آپ دوش نہیں دے سکتے. تمام حکومتوں نے جو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئی ہیں, انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے یہ سب شرائط جو ہیں مانی, اور اس میں عمل درآمد کرا ہے اور کمپرومائزز ہوئے. چلیں فائنل کویسچن فار ناؤ آن, آگے پھر بھی انشاءاللہ بجٹ پہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یا سب سے بڑا مسئلہ قرضے ہیں یا مس گورننس ہے؟ دیکھیے یہ قرضے سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور جو سود لیے جا رہے ہیں وہ ان افورڈیبل ہے. ہمارے ڈیفینس بجٹ سے زیادہ سود بڑھ گیا ہے. ہم سود کو دینے کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں.
और फिर दूसरा सर्कुलर डेट है जिसने हमें मार के बिठा दिया जमीन पे। तो ये चीजें सर्कुलर डेट अगर कम होके या खत्म होता है, कर्जे हम 60% ऑफ जीडीपी, बल्कि वायदा तो वो 50% ऑफ जीडीपी कह रहे हैं, उसमें लेकर आते हैं, तो हमारा मार्कअप का जो बर्डन है, सूद का बर्डन, वो कम होगा और हम सूद देने के लिए मजीद कर्जे नहीं लेंगे। हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, अखराजात कम करना है, लेकिन ये हम नहीं कर सके। हमें अभी भी 17-18 वजारतें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई हैं, जो सूबाई सतह पे मुंतकिल करनी थी। एनएफटी अवार्ड में ये एग्री हुआ था 18वीं अमेंडमेंट, वो आपने गोद में रखा हो, उसका खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भाई दें सूबों को और वो सूबे उसको चलाएं और उसके अखराजात उठाएं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अमली अमल दरामद जो है वो हमें नहीं नजर आता, जिसकी वजह से इन रिफॉर्म्स की वो इफेक्टिवनेस, वो मौसर कारकर्दगी नहीं नजर आती। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन है आप कॉमर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, और फाइनेंस के भी आप मेंबर हैं, और एफबीसीसीआई के आप चेयरमैन भी रहे कई मरतबा। आपकी जो व्यूज हैं डेफिनेटली दे आर वेरी क्रेडिबल, because we have got the first-hand information on the economy and the finance that the country is facing at the moment, the challenges. बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।